गाइस गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों मैं हूं शिवम और मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आया हूं आज का करंट अफेयर्स। ओके दोस्तों, तो आज है 28 जुलाई और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही साथ आपका होगा प्यारा सा मैप ऑफ द डे, जिसमें फिलहाल हम लोग ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की चर्चा कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग शुरू करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है नए लोगों से, प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ आपको यदि जानकारी प्राप्त होती है, कुछ भी आपका ज्ञानवर्धन होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन था नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए है कि भाई बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मैप ऑफ द डे के साथ। आई होप कि आपका पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा। बहुत सारे एग्जाम्स अब आपके आने वाले हैं तो इसलिए अब एकदम जम कर पढ़िए। ओके दोस्तों, चलिए मैप ऑफ द डे की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में रैंडम फैक्ट्स को करेंगे। आपको पता होगा कि रैंडम फैक्ट्स मतलब कि कुछ कुछ बातें जो छूट गई है उसको कर लेंगे। ओके, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कंटेंट के बारे में आज सारी बातें करके ऑस्ट्रेलिया को आज ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक दो पॉइंट और जान लेते हैं जो छूट गया था, कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ टॉपसी टर्वी भी कहा जाता है। ठीक है ना, लैंड ऑफ टॉपसी टर्वी। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लैंड ऑफ टॉपसी टर्वी किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ओके, और बाकी विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश जो है ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया का यदि बात कर ले कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है तो वीना। ओके, वीना जगह है या बीपा जगह है। ठीक है ना। हाँ, और यदि हम लोग बात कर ले आगे तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हवाएं चलती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कुछ हवाएं चलती है, उन हवाओं के बारे में जान लेंगे और उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया को ख़त्म करेंगे। ओके दोस्तों, तो यदि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के हवाओं के बारे में बात करें तो एक दो हवा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आपके एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सी हवा है भाई, तो इस रेंज में एक गर्म हवा चलती है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, जिसका नाम है फर्मेंटल डॉक्टर। कौन सी भाई, फर्मेंटल डॉक्टर। ध्यान रखिएगा ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटल डॉक्टर इसका नाम है। ठीक है ना, गर्म हवा है और शुष्क हवा है। अच्छा, यदि हम लोग इस क्षेत्र में एक बात कर ले तो एक हवा इस क्षेत्र में भी चलती है, ये भी गर्म एवं शुष्क हवा है, जिसका नाम है ब्रिक फील्डर। ओके, कौन सा दोस्तों, ब्रिक फील्डर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक फील्डर करके है। ठीक है भाई। अच्छा, एक और भाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में इस साइड भी एक हवा चलती है जिसका नाम है बिल्ली बिल्ली। ओके भाई, बिल्ली बिल्ली। तो ये ऑस्ट्रेलिया का 3 इंपॉर्टेंट हवा हो गया, बिल्ली बिल्ली और एक फिर ब्लैक फील्डर और फिर एक परमानेंट डॉक्टर। सबका सब गर्म हवा है। ओके भाई। अच्छा, अब न्यूजीलैंड में एक चलती है, न्यूजीलैंड में बस एक ही हवा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कैंटरबरी नॉर्थ वेस्टर। ओके, कैंटरबरी नॉर्थ वेस्टर, जो कि ये भी गर्म हवा ही है। ठीक है, तो कैंटरबरी नॉर्थ वेस्टर मतलब जितनी है सारी की सारी गर्म हवा चलती है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। ठीक है भाई। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के इस रेंज में एक पॉइंट है, एक जगह है जिसका नाम है पिबारा। ठीक है ना, पिलवारा नाम है उसका। और ये जो इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये फेमस है लौह उत्पादन के लिए, मतलब लौह अयस्क केंद्र है पिलवारा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, न्यूजीलैंड को क्या बोला जाता है। बाकी दोस्तों ये थोड़ा सा कोरल सी ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में कोरल सी है। ये पूछ देता है कि कोरल सी कहाँ है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की सारी बातें लगभग हो गई। कल से, जी हाँ, कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना एशिया कंटिनेंट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी बैजूस ने सिंगापुर की किस कंपनी के इतना करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। ओके, विच सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बैजूस। आपके ऑप्शंस है ग्रेट लर्निंग, टेस्ला, अमेजॉन और नन। तो दोस्तों बैजू जो पहले तो टॉपर को अपने अधिग्रहण किया गया था और ग्रेट लर्निंग को भी अपने अधिग्रहण में कर लिया है। ठीक है ना दोस्तों, जो कि सिंगापुर की लर्निंग बेस्ड कंपनी है, मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कंपनी है ग्रेट लर्निंग। अब ये भी बैजू के अंडर काम करेगी। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना होंगे। एससीओ का मतलब संघाई सहयोग संगठन। ठीक है,
तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल लीव फॉर विच कंट्री टू अटेंड द एससीओ मीटिंग टुडे। आपके ऑप्शन है दोस्तों तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है तजाकिस्तान। यदि एससीओ की हम लोग बात कर ले दोस्तों तो इसमें फिलहाल 8 मेंबर है, भारत पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, ओके, चीन इसका मेंबर है, 3 हो गया, फिर रूस एक मेंबर है और बाकी 4 देश इसी तरह का तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एक कोई जो स्थान है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो तजाकिस्तान में फिलहाल जाएंगे अटेंड करने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न काफी शानदार है कि बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के पश्चात कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पदभार कौन संभालेंगे। हु विल टेक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका आफ्टर बीएस येदियुरप्पा इज, मतलब कि इस्तीफा दे दिए, क्या लिख दिया। चलिए ऑप्शंस आपका है बसवराज बोम्मई, मुरुगेश निरानी, एमटीबी नागराज और शंकर आर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बसवराज बोम्मई। ओके, बसवराज बोम्मई बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद आज 11 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे दोस्तों, बसवराज बोम्मई। याद रखना है नाम, काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है भाई। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विच कन्नड़ एक्ट्रेस हु हैज एक्टेड इन ओवर 500 फिल्म्स हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। आपके ऑप्शंस है बैजंती माला, जयंती, ऐश्वर्या और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयंती। 500 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है, ओके। और अनफॉर्चुनेटली अब इनका निधन हो गया है, एज 76 ईयर्स हुआ था, ठीक है। नाम बस याद रखिएगा जयंती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में मेरी सरकार मतलब कि माई गवर्नमेंट पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च्ड माई गवर्नमेंट पोर्टल। ओके, आपके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूपी। यूपी के द्वारा दोस्तों माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, यूपी दोस्तों अब लाइव लाइट में रहेगा, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल काफ़ी लाइव लाइट में रहेगा। इससे संबंधित इधर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी बातें होगी जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों आपको शायद याद हो कि अभी हाल फिलहाल में हिचेम मेचीची के प्रधानमंत्री बने थे, कहाँ के, ट्यूनेशिया के, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। तो ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने थे हिचेम मेचीची, लेकिन ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने हिंसक प्रदर्शन के बीच संसद को भंग कर दिया भाई, और इनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया, ठीक है। ट्यूनेशिया की बात हो रहा है। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री कौन थे, हिचेम मेचीची, और राष्ट्रपति कौन है, कैस सैयद, ठीक है। और कोई न्यूज आएगा कोई कौन बनते हैं तब आगे बताया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तब तक इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ बातों को दिया हुआ है कि ट्यूनेशिया में लोकतंत्र में मौजूदा समय के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। अच्छा भाई, यहाँ राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश की मौजूदा सरकार के साथ प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को भी बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने सेना की मदद से संसद को भंग कर सांसदों के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया है। ओके, देश की सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था का ठीक से संचालन करने में सक्षम नहीं थी, जिसके चलते देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए और स्थिति जो है अब काबू से बाहर हुआ, तो राष्ट्रपति ने यह कदम उठा लिया। चलिए जो भी हो बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पानी में तैरता हुआ फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है। आपको याद होगा दोस्तों कि सिंगापुर में अभी विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फ्लोटिंग फार्म लॉन्च किया गया था, याद है ना। तो आपके ऑप्शन सब देख लेते हैं, सुलावेसी द्वीप, बॉटम द्वीप, सुमात्रा द्वीप और लोम्बोक द्वीप। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बॉटम द्वीप। ओके, तो बॉटम द्वीप पर सिंगापुर की सनशिप ग्रुप के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म खोला जाएगा। ओके, अभी फिलहाल बनेगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी जानते हैं कि कितना कितना होगा, इसका रेंज वगैरह कुछ कुछ जान लेते हैं। हाँ, सनशिप ग्रुप का यह फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया के बॉटम द्वीप में दुरियांकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। अच्छा भाई, यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म होगा। ओके,
एक जलाशय पर इस सोलर फार्म को स्थापित करने से बाष्पीकरण को कम करने का एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा, मतलब पानी भी बचेगा। इसके साथ ही पानी की निकटता भी सोलर फार्म को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी। अच्छा, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? आपके ऑप्शंस है राहुल सचदेवा, नासिर कमल, मनोज कुमार, प्रकाश अग्निहोत्री। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नासिर कमल। ठीक है ना, जो 1986 बैच के IPS अफसर भी रह चुके हैं। तो नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, वैसे यदि बात कर ले कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो कौन? हरदीप सिंह पुरी जी? नहीं, हरदीप सिंह पुरी तो पहले थे, अभी फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, कुछ बातों को इधर भी जान लेते हैं कि वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है। ओके भाई, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नासिर कमल की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है, मतलब लगभग 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। चलिए तो एक बार बाद फिर से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है? ओ माय गॉड, ये तो फिर तीसरा बार आ गया, अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, दिमाग का दही कर दिया ये प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो आपके ऑप्शन से दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। और जो भी थोड़े बहुत सीरियस कैंडिडेट होंगे तो वो धौलावीरा के बारे में कैसे भूल सकते हैं? हड़प्पन स्थल है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है ना। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा क्या कि धौलावीरा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पाई गई थी। ठीक है, जो याद आप लोग करते हैं ना कि कहीं पर ये मिला था, कहीं पर वो मिला था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि धौलावीरा में क्या मिला था। ठीक है, आज यदि आप लोग बताते नहीं बताते तो मैं कल इसको बता दूंगा। ओके, पहले आप बताइए। ठीक है, तो दोस्तों तो गुजरात के धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब हमारे पास टोटल 40 हो गए हैं। पिछले ही दिनों रामप्पा मंदिर को अंकित किया गया था, अब ये धौलावीरा को अंकित कर दिया गया, जिससे अब हमारे पास टोटल 40 हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कि अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन भाई? तो पावागढ़ के पास चंपानेर, ठीक है, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, और धौलावीरा भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है। ठीक है, तो एक चंपानेर हो गया, एक रानी की वाव हो गया, अहमदाबाद, और ये फिर धौलावीरा 4 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस राज्य सरकार के द्वारा बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क? आपके ऑप्शन है दोस्तों मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश, मिजोरम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में दोस्तों बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की फाउंडेशन रखी गई है। ठीक है, बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। चलिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिमा हासाओ के मांदे डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल बस ये न्यूज़ है। बाकी कोई असम के एक मुक्केबाज ही है, हाँ, जो कि पहला राउंड में जीत चुकी है, ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यदि सेकेंड राउंड मतलब 1-2 राउंड और जीत जाती है तो मेडल पक्का से पक्का आ जाएगा एक और। ठीक है, चाहे जो भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हुए कि मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियां और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री हैज होस्टेड ए हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज? आपके ऑप्शंस है दोस्तों अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और इजराइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। ओके, तो उज्बेकिस्तान के द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई है। सम्मेलन का नाम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये इसका नाम है दोस्तों।
बाकी इसके बारे में कुछ जानते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी तो आपको पता ही होगा, ताशकंद है। तो उज्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, चुनौतियां और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की एक पहल थी। ठीक है, तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम? आपके ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अमित शाह। अब इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है भाई, इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ? तो ये मेघालय में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा बातें लिखी हुई है तो आप लोग आराम से पढ़िएगा। मैं बस कुछ कुछ पॉइंट बात बताता हूँ कि अमित शाह गृह मंत्री है और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा। ठीक है, कॉनरेड के संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है। ने ईस्ट खासी हिल्स, जब खासी हिल्स की बात हो गई है तो खासी हिल्स में याद रखिएगा कि जो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो खासी हिल्स में ही होती है। ठीक है, तो ईस्ट खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बनेगा कि जो ग्रेटर सोहरा बहुप्रतीक्षित तो नहीं पूछेगा इस तरह से, ग्रेटर सोहरा जो जलापूर्ति योजना है वो किस राज्य का योजना है? तो आप लोग याद रखिएगा मेघालय का है बस, और कोई बात इसमें है नहीं। हाँ चलिए, ये प्रश्न आपके सामने आया कि किस देश के यूटो होरिगोमो ने स्केट बोर्डिंग में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? विच कंट्रीज यूटो होरिगोमो हैज वॉन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन स्केटबोर्डिंग? आपके ऑप्शन से दोस्तों जापान, नॉर्थ कोरिया, चीन और इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जापान। दोस्तों स्केटबोर्डिंग पहली दफ़ा इस बार लॉन्च हुआ था किसमें? ओलंपिक्स में। ओके, तो देख लेते हैं इसके बारे में कि जापान के यूटो होरिगोमो ने टोक्यो में एरिएक अर्बन स्पोर्ट्स में पुरुषों की स्ट्रीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है। क्योंकि पहली बार ही स्केटबोर्डिंग हुआ था तो पहली बार ही जीतेगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स ऑब्जर्व्ड? आपके ऑप्शंस क्या है दोस्तों, उसको देखते चलते हैं। तो आपके ऑप्शन है 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 27 जुलाई। 27 जुलाई को दोस्तों मैंग्रोव इकोसिस्टम्स कंजर्वेशन डे मनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम बांग्लादेश से लेजेंडरी फोक सिंगर एंड फ्रीडम फाइटर पास्ट अवे रिसेंटली। आपके ऑप्शन है दोस्तों सबीना यास्मीन, हबीब वहीद, रिजवाना चौधरी और फिर फ़कीर आलमगीर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फ़कीर आलमगीर। ठीक है, फ़कीर आलमगीर जो कि बांग्लादेश की लेजेंडरी फोक सिंगर भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, इनका निधन हो गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशंस इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। और आप में से कुछ लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ आप लोग उत्तर जरूर दिया कीजिए। ओके दोस्तों, फाइनली अब हम लोग मूव कर लेते हैं अपना लास्ट सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो कि है ले। ये प्रश्न तो हो ही गया लेकिन फिर से चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को चेंज करते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि 2016 के रियो ओलंपिक में, ठीक है, जो 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते थे? ये आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मैं शिवम, मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।